Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. Sustainable Development Report 2025 के बारे में, Enhanced Weathering Technique इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन विवो कार्ट थेरेपी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझते हैं। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से मैनेज करें कि जो करंट जनरेशन है वो ओवर यूज ना करे इन रिसोर्सेज को एंड फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो उसको फुलफिल कर सके, मतलब उसको वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप इजिली इन 10 लाख रुपए से अपनी जो जरूरतें हैं पूरी कर सकते हैं, बट आपको यहां पे ये भी इंश्योर करना होगा कि ये करंट जनरेशन इस रिसोर्सेज को पूरी तरह से खत्म ना कर दे, कहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बाकी बचे ही ना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो 2015 में इसको अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया गया, जिसमें 17 गोल्स आते हैं। अब ये गोल्स वैरायटी ऑफ चीजों से डील करते हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, reasonable, responsible consumption and production, then climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and last में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब ये 17 गोल्स हैं और इन 17 गोल्स में अलग अलग कंट्रीज किस तरह से परफॉर्म करती है, इसी चीज को रिपोर्ट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब ये जो पब्लिशर है ये एनुअल बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया टॉप 100 के अंदर एंट्री मार चुका है 99 रैंक के साथ। अब इसमें इंडिया का स्कोर 67 पॉइंट समथिंग रहा है। अब पिछले कुछ सालों में हमारा रिकॉर्ड क्या था, हम 120 नंबर पे थे 2021 में, फिर 121 पे आए, 112 पे आए, 109 पे, अब हमारा जो रैंक है 99 पहुंच गया है। अब 99 से हम सीधा अगर बात करें तो और बेटर करें कुछ एस्पेक्ट्स पे तो और बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एक्शन, जेंडर इक्वालिटी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड सस्टेनेबल सिटीज। अगर इन सभी सस्टेनेबल गोल्स के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा रैंक फर्दर इंप्रूव कर सकता है। हाँ, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड बेसिक सर्विसेज, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर और एजुकेशन में आपको देखने को मिले हैं, बट अभी भी इंप्रूवमेंट उन एरियाज में और हो सकती है। तो यहां पे जैसे रीजन वाइज किन किन कंट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया, तो चाइना 49 रैंक पे है, यूएस 44 पे, भूटान 74 पे, नेपाल 85 पे, बांग्लादेश 114 एंड पाकिस्तान 140। अब यहां पे टॉप किया फिनलैंड ने, स्वीडन सेकंड पे, थर्ड डेनमार्क पे। टॉप 20 अगर हम कंट्रीज की बात करें तो 19 सिर्फ यूरोप से बिलोंग करती है, बट यूरोप में दो प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये दो चीजें जिनके ऊपर उन्हें और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अभी ग्लोबल स्टेटस की बात की जाए तो 17% टारगेट हम अचीव कर लेंगे, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस, स्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी एंड डेवलपिंग नेशंस के पास रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हो सकता है कि इन टारगेट्स में थोड़ी अचीव करने में हमें प्रॉब्लम रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वैसे 2015 में शुरुआत हुई थी, 17 आपके गोल्स थे, 169 आपके टारगेट्स थे। इसमें पर्पस ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहां पे प्रमोट कर सके। आइए अब बात करते हैं इनहैंस्ड रॉक वेदरिंग टेक्निक की। देखो, इंडिया, ब्राजील, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रही है कि भाई क्या जो रॉक को क्रश कर देते हैं हम, उसके बाद इनका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं। अब इसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक या स्ट्रैटेजी के अंदर काउंट करते हैं और इसमें आप ये मान के चलो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पर नेचर में भी आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कहीं ना कहीं ये जो कार्बन है रॉक के अंदर
लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कार्बन कैप्चर क्या होता है। एंड यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है मेरे खुद के होम टाउन दैट इज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा, प्लस जहां पर टी प्लांटेशन हो रही है इंडिया में वहां पर ये आपका चीज जो है ये एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया जाएगा। अब कार्बन कैप्चर क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है, एक नेचुरल टेक्निक भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो, जहां पर आप कार्बन को कैप्चर करके परमानेंटली उसे एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कार्बन कैप्चर। अब ये पॉइंट कैप्चर भी हो सकता है, जैसे पावर प्लांट से आपने सीधा लाइक फ्लू गैस सेग्रीगेशन के थ्रू आपने कार्बन डाइऑक्साइड अलग करी, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक सोल्यूशन या किसी एक मिक्सचर के अंदर डेवलप किया जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रह सके, और आपने उसे स्टोर कर दिया किसी भी एक फॉल्ट लाइन के अंदर या किसी ऐसी जगह पर वो जहां से जल्दी से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर ना कर सके। अब इसमें एक तरीका है डायरेक्ट एयर कैप्चर और दूसरा बायोलॉजिकल मेथड। डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्लू गैस सेग्रीगेशन के थ्रू इसे कर सकते हैं, और बायोलॉजिकल कैप्चर यानी बायोचार या आप एफॉरेस्टेशन और लाइक फोटोसिंथेसिस जिस तरह से भी आप इंक्रीज कर सकें उनके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसी में एनहांस्ड रॉक वेदरिंग मेथड की। तो इसमें आप ये एक तरह की मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक्सेलरेट करते हैं नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स को बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे लाइमस्टोन है भाई, लाइमस्टोन आपका रिएक्ट करता है कार्बन के साथ और कार्बोनेट फॉर्म करता है, और ये बहुत सारे सालों तक रॉक स्ट्रक्चर मेंटेन रह सकता है सेम तरीके से। तो इस तरह के ही मेथड्स को हम यहां पर यूज करेंगे जहां पर हम उन केमिकल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे जो लॉन्ग टर्म तक आपके क्या रह सकते हैं, एनवायरमेंट में स्टेबल रह सकते हैं। तो कार्बन सिक्वेंस्टेशन और वेदरिंग कैसे आप इंक्रीज करते हो, तो आप इसमें पहले तो रॉक को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह की रॉक के अंदर ये चीजें हो सकती है, जैसे बसाल्ट या ऑल्विन या सिलिकेट रॉक्स के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर आप इन्हें ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि सरफेस एरिया को आप इंक्रीज कर सको, एंड आप इन्हें पर्टिकुलरली आप क्या करते हो कि स्प्रेड कर देते हो एक लार्ज एरिया में जैसे एग्रीकल्चर लैंड में, एंड यहां से ये इंटरेक्ट करते हैं रेन वाटर के साथ, सॉइल मॉइस्चर के साथ, जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर डेवलप होता है, जहां से आप एक तरह से इस पूरी चीज के थ्रू लाइक कार्बन को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से रोक पाओगे। तो ये लॉक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कन्वर्ट करता है कार्बोनेट के अंदर, एंड इससे बाय कार्बोनेट आपके फॉर्म होते हैं। एंड खासकर अगर इसकी बात करें तो वेदरिंग का प्रोसेस इससे और ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होती है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिमूव कर पाते हो, इससे ओशन एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इससे इंक्रीज करेगी, एंड ये एक परमानेंट कार्बन स्टोरेज का टेक्निक हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कार्ट थेरेपी की। अभी 2025 में ही एक स्टडी पब्लिश हुई। इस रिसर्च में यह बताया गया कि भाई एक्चुअल में हम कार्ट थेरेपी को इनसाइड बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये थोड़ा कॉस्ट को रिड्यूस तो करेगी, बट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको क्या चाहिए, लैब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जो कि कहीं ना कहीं लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बट इसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब कार्ट थेरेपी क्या होती है इसको आप समझिए। कार्ट में CAR का मतलब होता है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी इन द सेंस जहां पे आप इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हो, थोड़ा अपग्रेड कर रहे हो। अब इम्यून सिस्टम को अपग्रेड कैसे कर रहे हो इसको आप समझिए। देखिए यहां पर आप टी सेल जो होते हैं ये स्पेशली प्रोटीन के कुछ लाइक आप कह सकते हो कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे CD19, CD20, और यहां पर बी सेल आपके लाइक इसको हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ये कैंसर सेल को डिटेक्ट करते हैं उसको एलिमिनेट करने के ऊपर ये वर्क करते हैं। तो ये दो तरह के ब्लड कैंसर के काफी हेल्पफुल होते हैं, जैसे अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ये दोनों ही केसेस में आप ये कह सकते हो कि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और ये किसी भी तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। बट अभी तक जो हम कार्ट थेरेपी अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या होता था कि बॉडी के अंदर से आप लाइक ब्लड निकालते थे,
ब्लड निकालने के बाद उसमें से व्हाइट ब्लड सेल को सेग्रीगेट करते थे, उसमें से टी सेल को अलग करके उनको स्पेशली इंजीनियर करते थे लैब के अंदर, उनका नंबर वापस से मल्टीप्लाई करके बॉडी के अंदर इंसर्ट करते थे। बट अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी, अब हम इन विवो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे हम बॉडी के अंदर ही mRNA इंस्ट्रक्शन को लाइक आप ये कह सकते हो कि वापस से री इंजीनियर कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ही आप कह सकते हो टी सेल को सक्सेसफुली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट हाँ, इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम रीसेट तो हो जाता है, बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साइटोकिनिन रिलीज का आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रिप्रोडक्टिविटी के ऊपर थोड़ा एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सीरियस रिएक्शंस हो सकते हैं, तो कुछ चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि अभी आप ये कह सकते हो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने। बट कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का कैंसर बर्डन पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी आपका बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं कार्ड थेरेपी की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो हम इसे क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पर कार्ड कन्वेंशनल थ्योरी में आप क्या करते हो, लैब के अंदर इनको मॉडिफाई करते हो, यहां पर बॉडी के अंदर ही मॉडिफाई हो रही है। इसकी कॉस्ट 60 से 70 लाख है। यहां पर आपकी जो कॉस्ट है इससे बहुत कम होगी। इसमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वीक्स में आप ये मान के चलो कि असर देखने को मिलता है, बिकॉज लाइक लैब के अंदर इसे ग्रो करना और उस सब में भी टाइम लगता है। बट इसमें एज कंपेयर टू दिस टाइम बहुत कम है। इसमें आप वेक्टर को यूज करते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस जिसके थ्रू आप बॉडी के साथ इसे इंटीग्रेट करेंगे, बट इसमें सिर्फ mRNA के अंदर चेंज लाने की आपको जरूरत है। सेफ्टी की बात करें तो ये रिस्क इसमें बहुत कम है, बट इसमें आप ये मान के चलो कि जेनेटिक रिस्क है, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर ही सेल्स को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो उससे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे याद रखनी है इस आर्टिकल में। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।